चलो अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर भी ये है कि जब आप काम नहीं कर रहे हो, वर्क एज मेडिटेशन के समय ही पहनना है, तो 4 बजे सब लोग अपने बदल लेते हैं। उसके बाद कोई नहीं कि रो भी पहन के बैठे हुए, उसके बाद नजर आता है कि सब लोग दूसरे कपड़े पहने हुए हैं। और ये जब सब लोग रोब पहनते थे उस समय भी, जब इवनिंग में प्रोग्राम्स होते थे, उस समय के वीडियोस हैं कि किसी आर्टिस्ट का हरिप्रसाद जी आए हुए हैं, शिव कुमार जी आए हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, कवि सम्मेलन चल रहा है, सब लोग दूसरे कपड़े पहने हुए हैं। और मतलब ओशो ये अब ओशो को कोई कल्ट नहीं खड़ा करना है, कोई कि रोब का कोई ये मतलब नहीं है कि ओशो तो पहले खुद व्हाइट रोब पहनते थे, बाद में रंग बिरंगे खुद ही पहनने लग पड़े। तो वही उनको भी कोई बांध नहीं सकता, पहले लुंगी कुर्ता पहनते थे, फिर वो कुर्ता उतार दिया, सिर्फ चादर लपेटते थे, तो वो कई तरीके से उनका वो, बाद में उन्होंने कहा कि भाई अब किसी एक रंग से बंधे नहीं रहना है। तो बाद में रोब जो है, रोब किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी कल्ट का कोई प्रतीक नहीं है, वो उन प्रिमाइसेस का, वो जो जगह है उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, जैसे वहां पर मोर है ऐसे ही रोब है। मेडिटेशन से उसका कोई, मेडिटेशन में लूज कपड़े जब होते हैं तो भाई सीधी सी बात है, आपने ट्रैक सूट पहना हुआ है या रोब पहना हुआ, एक ही बात है भाई। जैसे किसी भी एक्सरसाइज के लिए आपको लूज कपड़े पहनने होते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन में लूज कपड़े पहनने होते हैं। आप लूज कोई भी कपड़े पहनिए, आप किसी भी कलर का रोब पहन लो या रोब नहीं पहना हुआ तो आप कुछ भी पहनो, आप कुर्ता पजामा पहना हुआ है। और पूरी दुनिया में भाई अब लोगों ने हमेशा मेडिटेशन किया है। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिटेशन हजारों साल पहले तो रोब था ही नहीं। रोब तो इंडियन पहनावा ही नहीं है, रोब तो सूफी लेकर के आए, उसके पहले तो धोती कुर्ता ही पहनते थे मेडिटेशन करते हुए। तो मेडिटेशन से उसका कोई मतलब ही नहीं। मेडिटेशन से कपड़ों का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि रोब पहन लिए तो, हाँ, बस ये है कि आपका, क्योंकि ओशो एक्टिव मेडिटेशन करवाते हैं, उसमें लूज कपड़े पहन के इजी हो जाता है। हाँ। अब आप रोब पहन लो और अंदर कस के कुछ बांध लो तो फिर तो रोब एक और प्रश्न था, जो डायनेमिक मेडिटेशन है, तो उसका जो समय है, जैसे कई बार हम ही खुद पढ़ते हैं तो 6 बजे हो या 6:30 बजे हो या एग्जैक्ट, मतलब उसके बारे में थोड़ी सी। ओशो ने किसी भी मेडिटेशन के लिए कोई एग्जैक्ट समय नहीं दिया है। हाँ, उसको करने का एक काल है, एक पीरियड है, जैसे कि डायनामिक मॉर्निंग का मेडिटेशन है। काफ़ी सन्यासी ऐसे सोचते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम किस तरह से हमारे इमोशनल सेंटर को, हम कहीं कहते हैं कि हम उससे हट जाएं, फ्रीज हो जाएं, जिससे हमें किसी ने हमसे कुछ कहा है तो हमें उसका असर ना पड़े। तो इसके लिए मेडिटेशंस, मतलब टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। हाँ। तो वो किस तरीके से उस चीज को अपने अंदर लेके आए? ये ना ओशो का इसका सीधा सा है, ओशो बार बार एक ही बात कहते हैं कि किसी भी उससे भागना तो नहीं है, अपने आप को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है। तो उसमें सिर्फ इतना सा है कि गुस्सा आ गया, हमें देखो रह करके अगर हम मेडिटेशन के पाथ पर चल रहे हैं, हम ओशो को सुनते रहते हैं अगर लगातार, सबसे पहली बात यह है कि हम ओशो को सुनना बंद ना कर दें, उनको हम लगातार सुनते रहें, तो वो रिमाइंडर की तरह से हमारे ऊपर काम करते रहते हैं। इसीलिए वो जो इवनिंग मीटिंग है वो उसमें हम सुनते हैं, और वो ओशो ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है। उसमें ये तक होता था कि इवनिंग मीटिंग में पहले जब शुरू में ओशो आते थे, आके चले गए तो लोग उठ करके जाने लगते थे, तो ओशो ने ये कहा था कि जो उसमें से उठ करके जाने लगते हैं उसके बाद में डिस्कोर्स नहीं सुनते हैं, उनके नाम उनके पास ले लो और उनको कभी अंदर मत आने दो वापस। तो उनको सुनना जो है ना, उनको सुनना, उनको पढ़ना, ये तो हमारा हिस्सा होना चाहिए। ये कोई, इसमें से हम कोई नॉलेज नहीं ले रहे, उसमें से हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं। ये तो क्या है, अस्तित्व, पूरा का पूरा अस्तित्व जैसे हमारे साथ बात कर रहा है, वो हमें बार बार कई तरीके से रिमाइंड करवाते हैं, और जब वो रिमाइंड करवाते हैं हमें बार बार याद आता है कि हाँ। और फिर क्या होता है, हमें धीरे धीरे याद आने लगता है कि हमें गुस्सा आ गया, गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल एनर्जी है। अब जैसे कहते हैं अरे सन्यासियों को गुस्सा कैसे आता है, अरे गुस्सा क्यों नहीं आएगा, गुस्सा तो आएगा। अब लेकिन गुस्सा आ गया और मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो वो फिर मुझे बाद में खलेगा, अगर ओशो को मैं अपने आप को रिमाइंड करने देता हूँ पूरे समय।
तो मुझे अरे मैं वो चूक गया उस मोमेंट को, सिर्फ मैंने गुस्सा किया, सिर्फ उसके ऊपर निकाल दिया। ओशो अगर मुझे याद दिलाते रहे, मैं ओशो को पढ़ता रहूँ, सुनता रहूँ, तो वो कहेंगे कि गुस्सा जब मुझे आ रहा है तो इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है कि मुझे गुस्सा आया। वो कितना हजार करता रहता, मेरे में गुस्सा था तो आया। तो धीरे धीरे ऐसा होने भी लगता है कि भाई उस समय मुझे गुस्सा आया तो मैं उस समय वहाँ से हट जाता हूँ। दबाना नहीं है, मैं आंखें बंद करके मैं उसके सोर्स को देखूँ, गुस्सा आ कहाँ से रहा है। मुझे ऐसा किसी के लिए जेलसी आ रही है, मैं हो सकता है कि मैं फेल कर जाऊँ इसमें, लेकिन कभी बीच में आ जाएगा, और वो जो बीच में कभी आ जाएगा ना, वही हमारी सक्सेस है। और उसके ऊपर जब हम ख्याल रखते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे वो सक्सेस रेट बढ़ने लगता है। तो यही इसका तरीका ओशो बार बार बताते हैं, और यही वो हमें कीमिया बार बार समझाते हैं। बाकी जैसे जो मेडिटेशन हम करते रहते हैं, अलग अलग जो मेडिटेशंस हैं, एक्टिव मेडिटेशन इसीलिए हैं कि हम और ज़्यादा सेंसिटिव होते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा हमें हो सकता है कि ज़्यादा बात हमें शायद ज़्यादा छू जाए, लेकिन वो हमारे को मौका एक और मिला, वो हमें ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। बाकी जब लोग थोड़े से इनसेंसिटिव होते हैं, उनको मौके कम मिलते हैं, हमें मौके ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हम फिर उस एनर्जी को अपने अंदर ले जाएं, अपने देखें कि ये आ कहाँ से रही है, उसका आमना सामना करें, तो वो बड़े ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं। और ये बहुत सारे सन्यासियों के एक्सपीरियंसेस हैं कि वो फिर वो ब्यूटी बढ़ती जाती है। जो आज का जैसे जीवन है, जिस तरह से यंग है या जो वर्किंग क्लास है, या तो जैसे मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा, जैसे हर एक मेडिटेशन अमूमन 1 घंटे का हमारा समय लेता है। तो जब जैसे कैंप करते हैं तब ठीक है, उसके अलावा भी वो क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे उन्हें मतलब हेल्प कर सकती है, जो छोटे। हाँ, ओशो कितनी सारी हमें छोटी छोटी टेक्निक्स भी बताते हैं। उसके लिए हम अगर भाई osho.com पर जा कर के देखें तो वहाँ बहुत सारी 1 मिनट मेडिटेशंस होती हैं। फिर ओशो की बुक कंपाइल की गई है, मेडिटेशंस फॉर बिजी पीपल, तो उसमें छोटी छोटी भाई आपको सिर्फ इतना ही आपने याद रख लिया कि अभी आपकी सांस तेज़ तेज़ चल रही है। जब भी हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, सांस हमारी उथली उथली चल रही है, आप उस समय बस सांस को बाहर छोड़िए। 2 मिनट सांस को बाहर छोड़ा, आपने पूरा अपने आप को ऑक्सीजनेट कर लिया, क्योंकि जितनी तेज़ बाहर सांस छोड़ेंगे उतनी तेज़ी से अंदर जाएगी। 2 मिनट आंखें बंद कर ली, और वो ऐसे इमीडिएटली, तुरंत। और फिर ऐसे स्टॉप मेडिटेशन होता है। कभी कभी अचानक आपको याद आ गया कि मेरे को मेडिटेशन मिसिंग, स्टॉप। कहीं पर भी चलते चलते, बैठे बैठे, काम करते करते, जब ऐसा भी ना हो कि आसपास भी कोई हो, कोई नहीं तो बेवकूफ़ समझ ले, पागल समझ ले, जब भी ऐसा हुआ अपने आप को स्टॉप कर लिया, रुक गए। और जितनी बार ऐसा होता है कि रुके हम, जैसे ही टाइम स्टॉप हुआ, स्पेस रुकी, मन रुक गया, तो उस समय में थोड़ी सी हमें वो क्या होता है कि ये चीज़ें हमारी इंच बढ़ती चली जाती हैं। तो वो जो साइलेंस है, इनर साइलेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर हम हर बार, अगली बार डांस करेंगे, अगली बार हम साइलेंस में बैठेंगे, अगली बार हम कभी हमने सनसेट देखा, सनराइज देखा, कभी किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी, बहुत सुंदर लगा, 2 मिनट को रुक गए। कभी हमें कोई खाने की चीज़ बहुत स्वाद लगी और वो बहुत सेटिस्फैक्टरी लगी, 1 मिनट को रुक गए, उसको पूरा अंदर जी लिया। ये भी मेडिटेशंस हैं। तो हम इस तरह की कितनी सारी कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनते पहनते हमने सिर्फ कपड़े पहने, उसके सुख पर ध्यान ले आए पूरा, कि कपड़ा हमारे पूरे बदन को छू रहा है, उस पर। अब ये तो हो गया। फिर ऑफिस में कभी चीज़ें होती हैं, उस समय में अचानक अपने कहीं चले जाएं, बाथरूम में चले जाएं, कहीं किसी गार्डन में चले जाएं, और अपने को वहाँ पर जाके कहें स्टॉप, रुक जाएं, फिर वापस आएँ, आप बहुत फ्रेश आएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। तो और osho.com पर जाकर के देखें ऐसी कौन सी बुक्स हैं, वो भी मिलेंगी, वो टेक्निक्स भी मिलेंगी। जो स्वामी जी एक बता रहे थे कि लिंक भी है एक, जहाँ पे मेडिटेशंस आप भी कराते होते हैं, उसमें जी। वो लिंक भी हम शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। हाँ, तो वहाँ पे भी जाके आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं बिल्कुल। नए तरह के छोटे छोटे से मेडिटेशंस जो हाँ। आप नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर किसी को वैसे मेडिटेशन करते हैं कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह, वो कहाँ जाए, मतलब किससे, लोगों के अंदर बड़ा प्रश्न होता है कि हम कहाँ किससे पूछें। किससे पूछे? पहले तो सीधी सी बात है, ओशो से सीधा पूछा जा सकता है। ओशो का इतना सब कुछ तो अवेलेबल है। हाँ
लिटरेचर है उनका। आप ओशो को सुनने के लिए यूट्यूब पर ओशो भरे पड़े हैं। तो असली बात है कि किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, कोई और बता के भी क्या समझा पाएगा जो वो बताएंगे। कई लोग काफ़ी समय से जैसे मेडिटेशंस करते हैं, हाँ। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ मतलब आगे की और कुछ स्टेज नहीं आ रही है, तो मतलब उस चीज़ों का कैसे आगे कैसे बढ़ा जाता हो है, तो क्या सब कुछ रहा है। क्या वो करना है वो क्या होता है meditation जब करके? थोड़ा सा कुछ होने लगता है ना, तो क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं हुआ उसको पता नहीं चलेगा, इसलिए शुरू शुरू में ऐसा होता है कि अरे इतना सुंदर लगा, क्योंकि अभी तक वो एक्सपीरियंस ही नहीं था। वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस इकट्ठा होने लगा, तो हम उसके लिए हम सो जाते हैं कि भाई ये तो हो ही रहा है और होना चाहिए, तो वो डिमांड बढ़ जाती है। एक तो और वो अच्छी बात है अगर ये ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इसमें हम शिफ्ट भी बदल सकते हैं। इसमें हम इसको हम ऐसे भी ला सकते हैं कि इतना हो जाता है अभी भाई, दिन में ऐसे कई मौके आते हैं कि जब मेरे को ना वो सेकंड के ही होते हैं, एक सेकंड के ही होते हैं, लेकिन दिन में 4-5 बार आ जाते हैं। जब हमारा ध्यान इस पर रहता है तो हमें वही नज़र आता है, वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। और बाकी ये है कि करिए रिफ़्रेश खुद को। अगर ऐसा लगता है नहीं है तो जहाँ आपके कहीं सेंटर है, सेंटर पर जाओ। भाई हर शहर में होता है, हर शहर जो सेंटर है, सेंटर्स में मेडिटेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पर भी होता है। तो भाई इवनिंग में चले गए, वहाँ हो आए, कभी जब मौका मिला। ये कोई गिलानी करने वाली तो बात है नहीं कि रोज़ नहीं आ पाए, जब आ गए तभी अच्छा है। मॉर्निंग में टाइम मिला, मॉर्निंग में आ गए, इवनिंग में टाइम मिला, इवनिंग में आ गए। और फिर क्या होता है कि जहाँ पर लगातार मेडिटेशन चल रही होती है, वहाँ उस दिन नहीं भी हो रहा है, तो वहाँ पर आप उस एटमॉस्फेयर में भी रहे। कुछ और लोग आएंगे, कुछ और लोग होंगे, अब वही बातें होंगी, आप हंसेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे, तो उतना भी बहुत हो जाता है। आप रिचार्ज करके चले जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने 40 दिन का कोई अपना फिक्स कर लिया, जैसे हनुमान जी के मंदिर जाना है या 40 दिन का ये व्रत रखना, तो वो तो फिर रूटीन हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। जब मन किया तब चले गए, अपने आप को रिफ़्रेश करके आ गए। फिर कैंप्स होते हैं, कभी आप पूना जा सकते हैं या घर में ही मेडिटेशन का अपना कोई छोटा मोटा टाइम बना लिया, जो स्मॉल टेक्निक्स हैं, शॉर्ट टेक्निक्स हैं, वो कर ली। जो और ओशो को तो सुनते रहिए, मैं बार बार वहाँ पर लेकर के आऊँगा। जो सबसे ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा आपको चार्ज करके जाते हैं, वो ओशो करके जाते हैं। जो टेक्निक्स हैं ओशो की, क्या हम उन्हें छोटा करके या 1-2 स्टेप करके भी कर सकते हैं? नहीं, उनकी अपनी साइंस है। अब छोटे के लिए तो फिर अब ये है ही ना कि छोटा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें उसी को क्यों छोटा करना है। छोटे में तो भाई किताब उठाई, किताब को उठाने, किताब को महसूस किया, और सिर्फ इसको उठा करके सिर्फ को आप महसूस करते हुए बैठ गए, ये भी छोटी सी एक टेक्निक है। आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कई जगह पे 10-15 मिनट का भी डायनामिक करा देते हैं। ये अत्याचार है। क्योंकि ये तो एक साइंस को बदल देना हो गया। वो 1 घंटे का है इसीलिए, नहीं तो ओशो को नहीं पता कि 5 मिनट का दे सकते हैं। 5 मिनट का तो वो कहते हैं ऐसे ही करोगे जैसे मैं जैसा मैंने बताया वैसा करोगे, तो 5 मिनट वो तो भाई ओशो तो चाहते हैं कि आप करें। तो ओशो को नहीं पता कि 1 घंटे करने वाले लोग बहुत कम हैं। ओशो से ज़्यादा कोई ह्यूमन साइकोलॉजी जानता है। उन्होंने लाखों लोगों के ऊपर, करोड़ों लोगों के ऊपर काम किया है। ये जो डायनामिक मेडिटेशन भी जो बनाई है, ये कोई ऐसे नहीं कि एक दिन उनके मन में आया और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। 7 साल इसके ऊपर उन्होंने काम किया, हज़ारों लोगों के ऊपर। इसके कई इसको बदल के देखा है, फिर अंत में इसके म्यूज़िक को भी लॉक कर दिया कि ये म्यूज़िक भी कभी नहीं बदलेगा और ये भी कभी नहीं बदलेगी। एक हमने वाइट रोब में भी जैसे हम जो म्यूजिक चलाते हैं, उसका भी पैटर्न, मतलब वो भी डिजाइंड है कि वो कैसा होगा। जैसा ये जो चलता है, ओशो द्वारा ये निर्देशित किया गया है। इसमें हाई एनर्जी हो, वो ऊपर से ऊपर चला जाता जाए ऊपर से, और वो केओटिक हो, उसमें केओस हो, और वो एक रिदम में वाला ना हो, वो ऐसा ना हो बड़ा मनमोहक सा, और उसमें कोई गीत ना हो, कोई संगीत ना हो। कोई ऐसा नहीं है, कई लोग कव्वालियाँ चला करके उसके ऊपर कर लेते हैं या कोई कीर्तन चला लेते हैं। ये कीर्तन कव्वाली नहीं है, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम कीर्तन करके कोई सत्संग करने वाले, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये जैसा है वैसा ही, जैसा ओशो ने दिया है। भाई अपनी दिमाग ज़्यादा लड़ाने की क्या ज़रूरत है, उनको जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं। जो प्योरेस्ट फॉर्म है, और उन्होंने तब किया है इसको, तब लेकर के आए जब उनकी पूरी बॉडी जहर से लड़ रही थी। मतलब ये
जब वो अपनी बॉडी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब वो जब रोज़ उनके कभी दांत निकाले जा रहे हैं, कभी उनको कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उनके कान में कुछ हो रहा है, और वो तब वो ये उधर सबके साथ खड़े होकर के हज़ारों लोगों से डांस करके और ये सब करके क्रिएट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने क्रिएट करके दिया है, तो उनकी गिफ्ट है। अब इस गिफ्ट को क्यों हम मैला कर देंगे? उसमें भले हमें बड़ा अच्छा लगे कि हम इसमें म्यूज़िक डालते हैं। एक कोई है उन्हें मैं जानता हूँ, कहते जी मैंने ना नए तरीके से इवनिंग मीटिंग चालू की है, वो उस पर लोग बड़े झूम उठते हैं। पहले मैं एक ऐसा ओशो पहले एक फिल्मी गाना चलाता हूँ, फिर उसके ऊपर ओशो की कोट चलती है, फिर फिल्मी गाना चलाता हूँ, उसके ऊपर लोग नाचते हैं, फिर ओशो की कोट चलती है। तो ऐसे कहते हैं, ऐसे 10-12 गाने चलते हैं, लोग बहुत मस्त होके जाते हैं। ये मस्त होने के लिए नहीं है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, और उसमें कुछ हमारी एनर्जी के साथ कुछ होता है। जो हमने ये कैंप किया, कैंप में हमारी एक जो हमने ये कैंप किया, द जॉय ऑफ लिविंग, इसका नाम जिस हिसाब से रखा कि जीने की कला है ना, जीने की कला, जीने के लिए जो खुशी है वो महसूस करना। इसका कुछ और भी नाम भी रख सकते थे, कोई बड़ा भारी भरकम सा या कुछ भी। ये कंसेप्ट थोड़ा आप समझाइए। मतलब नाम तो कुछ भी रखा जा सकता था। अभी द जॉय ऑफ लिविंग, इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि हम इस कैंप में हम इतना सीख लें उन छोटी छोटी टेक्निक्स से, या ओशो को सुन सुन करके, या हम नाच के, हंस के, गा करके, कि कैसे जीवन के साधारण जो हमारे क्षण होते हैं उनको हम इंजॉय करें। उनसे हम अगर, अब ओशो जैसे कहते हैं कि ऐसे जियो कि उसका एक एक बूंद निचोड़ लो, एक एक बूंद रस निचोड़ लो जीवन से। तो उसमें हमारा जो लोगों के साथ उठना बैठना होता है, हमारा लोगों को छूना होता है, हमारा अपने काम होते हैं, हमारा घर के काम होते हैं, हमारा अपने साथ जो हम करते हैं, जो हमारे दैनिक काम होते हैं, उसमें पानी पीना, खाना खाना, नहाना, उठना बैठना, या हम बाहर घूम रहे हैं, हम आकाश को देखें, पेड़ों को देखें, पक्षियों को देखें, हम सबके लिए खुले हुए। तो जहाँ जहाँ से भी जॉय, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम देखते हैं तो उसमें से जॉय निकलता है। अगर हम उसके लिए मौजूद होते हैं तो हम कैसे वो जॉय समेटते चलें। तो वो द जॉय ऑफ लिविंग, कि हमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जीना है और उसका जॉय। ये नहीं कि हमें कहीं तपस्या करने कहीं चले जाना है। द जॉय ऑफ लिविंग, आप सुबह से उठे हैं, सुबह से आप बिस्तर से उठे हैं, आपने चाय पी है, आपने खाना बनाया है, आप ऑफिस गए हैं, आप घूम कर आए हैं, आपने कुत्ते को घुमाया है, आपने बच्चों को प्यार किया है, अपने पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को, भाई को, बहन को गुड मॉर्निंग कहा है, माँ से मिले हैं, पिता से मिले हैं, ये सारा आपने किया है। फिर लौट करके सबके साथ में आप पिकनिक पर भी गए हैं, आप मित्रों से मिले हैं, आप कुछ पल, कुछ हवा चल रही थी, सूरज डूब रहा था, आप कुछ पल मौन बैठ गए हैं। तो ये सारी चीज़, फिर आप रात को सोने चले गए हैं, आराम से आपने बिस्तर पर सिर रखा है। तो ये पूरा जीवन है, इसमें से जॉय निकल जाए, जॉय हम निचोड़ लें पूरा, तो ये पूरा का पूरा आप 24 घंटे मेडिटेशन में जी रहे हैं। ओशो यही सिखाते हैं, यही उनका जो कह रहे हैं, इसलिए मैं बार बार फिर कहूँगा कि हम ओशो को सुने तो ऐसा है। जब हम बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से अटैच भी हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि ओशो जा रहे थे और मैंने देखा कि वो छत उतार दी है, तो कहीं उस चीज़ से अटैचमेंट भी बहुत होगी सन्यासियों की। मतलब अभी भी कई पुणे में काफ़ी कंस्ट्रक्शंस नए हो जाते हैं। जब भी हम कोई पुराना छोड़ते हैं, दर्द होता है, फिर नया उस पर, लेकिन तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो ये बात आती है, ये जो पकड़ बनती है गहरी वाली, मतलब जब हम मिटा रहे हैं उस पर काफ़ी लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि नहीं हमारा इससे प्यार है या कुछ है। तो ओशो ने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया कि हाँ हटा दें हम जो भी हमारा भाई जो ओशो ने कहा क्या है, ओशो तो करते चले हैं भाई हमारे सामने। अभी जैसे भाई ये कपड़े पहन लो, ये नहीं पहनना, अपना नाम बदल दिया उन्होंने और हटा के तो अपना नाम छोड़ ही दिया कि वो भगवान श्री रजनीश कहते, भगवान कहते, पहले भगवान ऐसे बहुत सुंदर शब्द होता है, भगवान का भाग्यवान होता है, भगवान का तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। फिर एक दिन कहते हैं भगवान से गंदा शब्द कोई नहीं है ये मैं आज छोड़ता हूँ, थू कहते हैं फिर
वो सिर्फ श्री रजनीश रह गए हैं, फिर कहते हैं मैं फिर वो कई बार इन्होंने नाम बदले, फिर बोलते हैं कि अब श्री रजनीश भी नहीं है, रजनीश भी नहीं है, वो सब खत्म और बिना नाम के हैं। फिर उनको कहा कि आपको हम ओशो कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। फिर उन्होंने ओशो का मतलब ही चेंज कर दिया। तो अब संन्यास में भी कभी ये कर लो, कभी ऐसा पहन लो, कभी वैसा पहन लो, डायनामिक होता था। तो डायनामिक जब शुरू में करवाते थे, बैठ के करते थे डायनामिक मेडिटेशन तो वो बदलते रहते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे, कल ओशो बोल रहे थे कि भाई तुम एक जगह पकड़ लेना चाहते हो, और मैं ओशो का संदेश ही असुरक्षा है। कल वो पूरा का पूरा प्रवचन ही उसी के ऊपर था। तो इसीलिए फिर मैं कहूँगा कि हमें ओशो को सुनते रहना चाहिए तो हमें ये पता चलता है, वो बार बार कहते हैं कि भाई एक जगह क्या पकड़, और मतलब तुम आगे बढ़ जाओ। अतीत में जब तक रहोगे, अतीत क्या होता है हमें सबको, क्योंकि इस समय में हम अपने लिए वो स्वर्ग क्रिएट नहीं कर सकते। कभी कोई झलकी मिली होगी, इसलिए सब हमेशा ऐसे ही कहते हैं हमारा बचपन बहुत सुंदर था। ओशो ये बार बार हमें याद दिलाते हैं। कैसे कहते हैं जी, पहले सतयुग हुआ करता था, अब तो कलयुग आ गया पहले था। तो अभी भी जो होगा ना, तो आज जो हो रहा है उससे आप लड़ोगे, वो कहोगे पहले था सही, तो पहले जैसा होना चाहिए। पहले जैसा हो कहाँ से, पहले तो है ही नहीं। पहले तो है ही नहीं। तो अभी सबको वो कहते हैं जी सतयुग वापस लेकर के आना है, द्वापर युग वापस लेकर के आना है, त्रेता युग लेकर के आना है। मतलब किसी अपना अपना सबका होता है, किसी को ऐसा वो वाला युग लेकर के आना है। अब कई लोग कहते हैं जी हमें वैसा का वैसा चाहिए जैसा ओशो के शरीर छोड़ने से पहले था। ओशो को शरीर छोड़े हुए 34 साल हो गए। ओशो का पूरा अपना काम ही कुल जमा 34 साल का नहीं है। वो उस समय में उन्होंने क्या क्या नहीं बदल दिया, वो 34 साल में वो यही बैठे रहते तो मतलब ये देखना चाहिए कि बदलाव में क्या है। बदलाव तो नियम ही है, और उस नियम के साथ यदि हम चल रहे हैं तो कहते नहीं वैसा तो वैसा का वैसा रहना चाहिए। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, कुछ शाश्वत चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी चीज़ की साइंस है। तो जैसे मेडिटेशन की हमने साइंस कहा कि उन्होंने एक टेक्निक की साइंस बताई है ना। अब वो उसको पकड़ लो कि 6 बजे होता है, तो 6:05 पे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो वो नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहीं पर बर्फबारी हो रही है और वहाँ पर नहीं हो सकता वो 6 बजे। वहाँ का दिन भी है, कई जगह अभी तो दिन का है ना। कई जगह पर हो सकता है कि दिन ही वो शुरू हो रहा हो, वो 8 बजे दिन शुरू होता हो। ये अलग अलग जगह पर हम जब जाते हैं, जापान से शुरू होता है। जापान में तो 5 बजे सूरज उगाता है, फिर आगे दूर तक जाते जाओ तो 8 बजे तक भी सूरज उगता है तो ये 6 बजे का कहाँ से बना लोगे, तो 6 बजे इंडिया का बनाया गया है तो ऐसा है। जैसे हम संन्यास भी लेते, संन्यास का भी बड़ा सिस्टम है कि जैसे पहले ओशो ने जो संन्यास दिया है, अभी भी संन्यास सेलिब्रेशंस करते हैं। संन्यास सेलिब्रेशन होता ही है, तो पुणे में भी हम करते हैं संन्यास हाँ सेलिब्रेशन। हाँ, पर उसमें कोई देता नहीं है। अच्छा, आपने ले लिया, आप अब इससे ज़्यादा और ब्यूटीफुल क्या संन्यास होगा कि आपने संन्यास ले लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, हफ्ते में एक बार सबका एक साथ सेलिब्रेशन हो गया, सबका भाई उनका संन्यास को सेलिब्रेट कर लिया सबने। ओशो ही देते, कोई और नहीं देता है ना, मीडिएटर नहीं है कोई। मीडिएटर नहीं है कोई, ओशो भी नहीं देते हैं। ओशो खुद ही बोलते कि मैं तो विटनेस हूँ, तुम ले रहे हो तो वो व्यक्ति खुद ही लेता है। वो इसका और है क्या, संन्यास सिर्फ ये निर्णय है कि अब से, ये कोई ऐसा नहीं कि आपने किसी को सरेंडर कर दिया है। ये तो ओशो ने भी नहीं कहा कभी। ओशो कहते हैं कि तुम ले रहे हो, मैं उसका विटनेस हूँ। इसका मतलब है कि अब ये मेरी प्राथमिकता होगी, मेरी अंतर यात्रा मेरी प्राथमिकता होगी, मुझे याद दिलाएगा। आपने ये निर्णय लिया है, ये है संन्यास। बस एक लास्ट है कि यहाँ पे बठिंडा में आके आपको कैसा लगा, यहाँ आपके अनुभव कैसे रहे? बठिंडा में मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो मैं भी हंस रहा हूँ, तुम भी हंस रहे हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये कैंप ही इतना ज़्यादा सुंदर था ना, हमने स्टार्टिंग भी हंसने से किया और लास्ट हंसने से किया, और कैसे हम फ्लो में मेडिटेशन में भी उतर गए हमें किसी को नहीं पता। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इवन हम मेडिटेशन हॉल से बाहर भी नहीं आते थे। हाँ, तो बस मैं भी वही खुशी लेकर के जा रहा हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।